अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देखें हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। और आज थोड़ी सी धुंध कम थी, है ना? कल के आज धुंध भी कम थी, आप देख लें। मुझे देख के आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं उस तरह से कोट पहन के नहीं आया हूँ। तो लॉन्ग कोट होता है या गर्म कोट होता है, आज हम नॉर्मल कपड़ों में आए हैं। मतलब कि थोड़ी थोड़ी कम ठंड तो है, लेकिन धुंध कल की निस्बत कम है। उसमें फर्क पड़ता है जब आपकी धुंध स्मोक कम होती है, सूरज अर्ली निकल आता है, तो उसमें ये होता है कि आप सुबह सुबह हीट लेके आते हैं। मैं अपने रूम में भी बैठा हुआ था तो सूरज की शुआएं डायरेक्टली मुझे टच कर रही थी। विटामिन डी और सूरज के साथ हमारा एक रिश्ता भी बन जाता है ना, गर्मी में भी सर्दी में भी, कि आप उसको 15, 20, 25 मिनट फेस करके आते हैं और आपको वो फ्रेश फील करते हैं आप उसके बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन चले, हमारे शो का आगाज तो हो गया, लेकिन हमारे पास एक खुशखबरी भी है आपको देने के लिए, क्योंकि अब सर्दियां हैं और अगले महीने रमजान भी है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो हमें भी और आपको भी कुछ खुशखबरियां देना चाहते हैं। पहली खुशखबरी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा है कि हम सुई गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे और ये आवाम के लिए खुशखबरी है। और इस दफा वैसे सुई गैस आ भी रही है और आ भी रही है, लाइंस वगैरह भी डल रही है। मैंने देखा कि सुई गैस तकरीबन जनवरी तक आती रही है। जब से थोड़ी सी स्नोफॉल हुई उसके बाद से उसके जो लोड शेडिंग के औकातकार है उसमें तब्दीली जरूर आई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो इस साल सबसे बेहतर सुई गैस की परफॉर्मेंस नहीं है। वो अलग बात है कि अब आपकी जो बिलिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, बिल आपके ज्यादा आएंगे, लेकिन गैस आपको प्रॉपर तरीके से फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब आगे रमजान है और रमजान से पहले भी बहुत सारी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। लेट्स सी कि वो कौन सी खुशखबरियां होती हैं। लेकिन अभी तक के लिए खुशखबरी ये है कि आपकी सुई गैस जो है वो उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब आपको लिए चलते हैं कराची, और कराची से आपको पहली स्टोरी बताते हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टोरी है। वो ये है कि कुत्ते के काटने के वाकयात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। रवां साल के सिर्फ पहले हफ्ते में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। इंडियस अस्पताल कोरंगी में पहले हफ्ते में 300 नए संगजीदगी के वाकयात के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिविल और जिला अस्पताल में भी इसी तरह से डॉग बाइट जो है वो उसके केसेस ज़्यादा हो गए हैं। 300 से ज़्यादा केसेस सामने आए। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक डॉक्टर आफ्ताब गोहर के मुताबिक ज़्यादातर ये केसेस कोरंगी, हब, चौकी, बल्दिया, लांढी और गुडाब से रिपोर्ट हुए। और इंडियस अस्पताल में कुत्ते के काटने का शिकार 41 साल शख्स की इन्फेक्शन फैलने के बायस उसकी उंगली भी काटना पड़ गई। डॉक्टर आफ्ताब गोहर ने यह भी बताया कि रेबिस की अलामात जाहिर होने के बाद ये बीमारी तकरीबन हमेशा जानलेवा साबित होती है। शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी डॉग बाइट की सूरत में वो फौरी तौर पर तिबी इमदाद हासिल करें और वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल ऐसी ये एक ऐसी खबर है जिसको हमने बताना इस वजह से भी फर्ज समझा कि आपने जिस हद तक अपनी हिफाजत खुद करनी है आप खुद कर लीजिए, क्योंकि सिंध के हालात, कराची के हालात आपके सामने। कल बड़े हैरान कुन तौर पे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने हमें बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची को बदलने जा रहे हैं। हालांकि 2008 से लेके 2026 तक तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 18 साल हो चुके हैं उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन कराची उस तरह से हमें बदलता हुआ नजर नहीं आया। सिंध के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात तो बेहतर हुए, लेकिन कराची में अभी तक हालात चाहे पानी के हों, सेवेज के हों, फिर डॉग बाइट के हों, गलियों के हों, सड़कों के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर वो वही हिसाब है। जो क्या कहते थे छोटे छोटे वो मैनहोल्स खुल जाते हैं और वहाँ पे लोग गिर के मतलब वफात पा जाते हैं। ये तमाम तर वाकयात हमें कराची से रिपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने जो कह दिया कि जी कि 6 महीने में, क्योंकि उन्होंने साल से भी कम वक्त लिया कि कराची आपको एक मुख्तलिफ कराची नजर आएगा। तो देखिए अगर नीयत हो ना तो सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। इस्लामाबाद की मिसाल आपके सामने है कि मोहसिन नकवी साहब ने आते ही जो चीजें अच्छी हुई हैं वो हमें बतानी चाहिए कि आते ही इस्लामाबाद का एक नक्शा चेंज किया है। आप सरीना चौक को देख लीजिए, आप शाहीन चौक को देख लीजिए, आप F10 वाले अंडरपास को देख लीजिए। तो ये तमाम चीजें चेंज हुई हैं विद स्पेम ऑफ 6 to 7 मंथ्स। तो अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अब हमारा IMF से भी छुटकारा हो सकता है, और ये हमें बताया है वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि जहाज इतने ज्यादा बिक रहे हैं कि 6-7 महीने में हम IMF को बाय बाय कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो चुके हैं और मार्के हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार हैं, और पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा और मोदी को फेंटी पड़ी। नरेंद्र मोदी ना अपने घर के रहे और ना ही बैरून मुल्क उनकी इज्जत रही। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तानी फौज का लोहा पूरी दुनिया मानती है और हो सकता है कि आगे पाकिस्तान को IMF की जरूरत ना पड़े। आपके मुंह में घी शक्कर। इसके अलावा
वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर अमेरिका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे, दुआ करें तुर्किया नेतन्याहू को अगवा कर ले और सारा हिसाब बराबर कर ले। बिल्कुल जी, ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि अगले प्रोग्राम में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले पीएम भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने उनके सामने ये सवाल पुट किया कि इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी तक के एदादोशुमार को देखकर लगता नहीं है कि हमें ऐसा मुमकिन होगा। ये कहना था कि दिल्ली भी दूर है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली दूरस्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे जहाज हैं, जिस तरह से JF-17 थंडर है या फिर दीगर जितने भी जहाज हैं, वो जिस तरह से सेल हो रहे हैं। कल मैं बांग्लादेश के हवाले से भी एक न्यूज़ देख रही थी, वहाँ की भी कुछ डील के हवाले से इस तरह की बातें थी। तो वैसे भी पूरी दुनिया में हमारे ये जहाज़ों का बहुत नाम है और बहुत सेल आउट भी हो रहे हैं, और जिस तरह से धूल चटाई थी इन्हीं की वजह से, जो इंडिया को धूल चटाई गई थी, उसका नाम भी आज तक आपको पता है कि गूंज रहा है। और उसके बाद दुनिया ने जिस तरह से इंडिया को देखा, वो भी एक अलग कहानी है। तो लेट्स सी, हमारी भी ये ख्वाहिश है और हमारी भी दुआ है कि हमें अगले IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े, लेकिन अभी तक के बयान ऐसे हैं, आगे चलकर ही कुछ समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने चूंकि बांग्लादेश का जिक्र किया था तो मेरे पास स्टोरी भी वही है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने PSL 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की खिलाड़ी PSL 11 के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक करवा सकते हैं। आपको ये भी याद रहे कि मुस्तफिजुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव में IPL 2026 से रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला करते हुए मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा किया हुआ है। और PSL 11 के लिए तकरीबन 10 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और उन क्रिकेटर्स में तस्कीन अहमद, शकीबुल हसन, रिशाद हुसैन और तंजीद हसन भी शामिल हैं। लेकिन जो रकीब वाली सॉरी आपने मुस्तफिज वाली खबर बताई है ना, ये एक हेडलाइन बनी है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग का और 11वें सीजन का अभी तक सबसे ब्लॉकबस्टर जो हेडलाइन है वो ये है कि मुस्तफिजुर रहमान ने रजिस्ट्रेशन प्रीमियर लीग से तो उन्होंने खुद जान छुड़ा ली थी इंडिया वालों ने उनसे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। और मुझे ये लगता है कि शायद डायरेक्ट साइनिंग्स भी उनकी हो जाएंगी। हाँ। शायद पेशावर के साथ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लुकवुड नहीं है और पेशावर ही चाहेगा कि मुस्तफिजुर रहमान पेशावर में आए। और मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से बताता चलूँ कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर बांग्लादेश एवर प्रोड्यूस इन इज हिस्ट्री, क्रिकेटिंग हिस्ट्री, क्योंकि इससे बड़ा बॉलर बांग्लादेश ने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया। और यही वजह थी कि पड़ोस में पैसे के बलबूते पे वो सिर्फ एक ही बांग्लादेशी को पिक करते थे और उसका नाम होता था मुस्तफिजुर रहमान। इससे पहले शकीबुल हसन ने कहीं ना कहीं IPL खेली है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान मुसलसल IPL के टीमों का हिस्सा रहे और 9 करोड़ रुपए में वो बिके थे। और ये कल की जो मुझे मुस्तफिज की जब मैंने पोस्ट पढ़ी ना, तो मैंने कहा दैट इज द मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम पाकिस्तान सुपर लीग के एकदम से उन्होंने फट करके ये पोस्ट भी लगा दी और उस पोस्ट को हजारों लाइक्स भी मिले और लाखों लाइक्स भी मिले। बिल्कुल ऐसे खबर। तब क्रिकेट की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट ही आपके साथ डिस्कस की जाए। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने और जो उनके ओपनिंग बैटर हैं समीर मिन्हास, जिन्होंने पहले भी तारीख रकम की थी, उन्होंने यूथ वनडे क्रिकेट में एक और तारीख रकम करते हुए तेज तरीन सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल हरारे में पाकिस्तान अंडर-19 और मेजबान जिम्बाब्वे अंडर-19 के दरमियान खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में समीर मिन्हास ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए महज 52 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, जो यूथ वनडे क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी करार पाई। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 गेंदों पे, और इससे कबल ये रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी विबित सूर्यवंशी के पास था, जिन्होंने गुज़श्ता साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। समीर मिन्हास ने इस रिकॉर्ड को 10 गेंदें पहले तोड़कर नया आलमी संगमील बनाया। फाइनल में समीर मिन्हास ने जारियाना अंदाज अपनाते हुए 51 गेंदों पर 114 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इनकी शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान अंडर-19 ने जिम्बाब्वे अंडर-19 का 159 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बाआसानी हासिल किया। समीर मिन्हास की इस यादगार कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान अंडर-19 ने वनडे ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली, जबकि नौजवान ओपनर की इनिंग्स को यूथ क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन इनिंग्स में शुमार किया जाएगा। बिल्कुल जी, समीर मिन्हास को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, और आगे चलकर हमारे पास क्रिकेट का सेगमेंट भी है, उसमें भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कितने फीसद घरानों को मोबाइल की सहूलत मैसर है। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर आपके भी माइंड में आता होगा, मेरे भी माइंड में आया था कि ऐसा क्या मुमकिन है कि सबके पास मोबाइल फोन होगा और सब लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे। लोगों के पास दो भी हैं
मेरे पास भी दो हैं, लेकिन मैं वैसे एक ओवरऑल बात कर रही थी कि क्या सबके पास होगा या फिर नहीं होगा। आपके पास एक है, अहमद भाई के पास भी एक, अहमद भाई एक ही है ना? बहुत सारे लोगों के पास 2 हो सकता है, मैंने तो वैसे बस 2 रखे हुए हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये ऐलान किया है, जो रिपोर्ट हमें बता रही है उसके मुताबिक 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। पीटीए के मुताबिक अब पाकिस्तान में 70% से जायद घराने इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि साल 2019 के मुकाबले में दुगना से भी ज्यादा है। जो अदादोशुमार सामने आए उनके मुताबिक मालूम होता है कि खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई के हवाले से सबसे आगे है, जहां इनफरादी सतह पर इंटरनेट इस्तेमाल 17% से बढ़कर 57% तक जा चुका है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और पीटीए ने यह भी बताया कि शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है, जबकि मजमूई तौर पर वो एग्जाम्पल पहले ही सेट कर दी मैंने 2 फ़ोन दिखा के, जबकि मजमूई तौर पर ख़वातीन और मर्द बराबर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल आगाही, ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल महारतों में भी बेहतरी देखने में आई है। बिल्कुल ऐसी, और इस फिगर में हैरानकुन बात यह है कि केपीके में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होता है, और हमने देखा है कि केपीके की जो इंटरनेट फोर्स है वो हमें बहुत ग्रो होती हुई नजर आती है। उनके जो सियासी नज़रियात हैं वो हमें केपीके से चलते हुए पूरे मुल्क में होते हुए नजर आते हैं। इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकते उस तरह से, लेकिन हमें वो डिजिटल प्रेजेंस केपीके की नजर आती है। अगर वहाँ की आवाम एक जमात को पसंद करती है तो वो हम देखते हैं कि उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरे मुल्क तक पहुँचते हैं। सो यही वजह है कि एक जगह पे अगर आपके ज़्यादा यूजर्स होंगे तो अपनी बात को दीगर मुल्क के हिस्सों तक या फिर पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। अब ख़वातीन वज़ात की कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी की बात मैं भी करना चाहता हूँ। और फाइनली एप्पल ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि हमने आपके साथ शेयर करना था। टेक कंपनी एप्पल, जिसने बाज़ाब्ता तौर पे फोल्ड जो फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स, फोल्ड एप्पल स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर ली है। बरसों तक सैमसंग की बात की जाए या फिर दीगर हरीफ कंपनियों की, तो उनको स्क्रीन पर पड़ने वाले जो निशानात हैं या फिर नाकाबिले एतमाद उनके हिंज जैसे मसाइल हैं उनसे नंबर आजमा होते हुए हमने देखा है। लेकिन एप्पल इस तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यकीन ये कर लीजिए कि वो इन तमाम तर रुकावटों का हल निकाल चुका है और इसी एतमाद के साथ वो मैदान में उतर रहा है। एप्पल के मारूफ तज्जिया कार हैं मिंग ची को, उनके मुताबिक फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग 2026 के आखिर में मुतवक्को है। और ये फोल्डेबल जो फ़ोन है ये कोई आम सा आईफोन नहीं होगा, बल्कि मैक्रोमर्स एक मशहूर टेक कंपनी है, उसके मुताबिक ये डिवाइस एप्पल की अब तक की सबसे इनकलाबी टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। मैक्रोमर्स पर शेयर की गई खुसूसियात के मुताबिक जब ये फ़ोन खुलेगा तो इसकी मोटाई 4.5 मिलीमीटर हो सकती है और ये एप्पल की तारीख का सबसे पतली डिवाइस होगी, जो कि 2.9 इंच के आईपैड या फिर आईपैड प्रो की मोटाई मतलब कि 5.1 मिलीमीटर से भी कम होगी। जबकि फोल्ड होने के बाद फ़ोन की मोटाई 9.5 से 9 मिलीमीटर के दरमियान होगी। और ताहम ये जदीद और इनकलाबी टेक्नोलॉजी एक भारी कीमत के एवज आपको दस्तयाब होगी। मिंग ची को के मुताबिक एप्पल का फोल्डेबल आईफोन मुमकिन तौर पे 2000 से $2500 यानी कि पाकिस्तानी कीमत के मुताबिक तकरीबन 7, 7.5 या 8 लाख के दरमियान फरोख्त होगा। ब्लूमबर्ग के मारूफ टेक जर्नलिस्ट मार्क ग्रेमन ने कहा कि इस कीमत के दायरे के उन्होंने भी निशानदेही की और यानी कि ये आईफोन 17 प्रो मैक्स से यानी कि 17 प्रो मैक्स से तकरीबन दुगना महंगा होगा। लेकिन एक बात गजल में बताऊंगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा कि अगर ये 7, 7.5 लाख रुपए में अमेरिका में या यूके में मिलेगा तो हम गरीबों को ही मिलेगा 10 लाख में, 11 लाख में, पिटिएगा टैक्स लगा के 12 लाख में भी मिल सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ़ोन जो है वो तमाम तर मसाइल से बिल्कुल दूर रहेगा। जैसे हमने देखा कि सैमसंग की कंपनी की आपने बात की, दीगर कंपनीज की, तो उसमें भी इस तरह के शुरू में मसाइल रहे, लेकिन अब मैं भी यही कहने वाली या फोल्डिंग बात की जाए तो अब उन्हीं मसाइल, अब वो मसाइल नहीं है। स्टार्ट में मसाइल आए थे कि ये अगर एक दफा ठीक कर लेंगे इनको हम देख लेंगे, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद क्योंकि वो वाले सारी चीजें जो है ना उन्होंने देख ली, एनालाइज कर ली कि सैमसंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं। तो तब सबसे पहले जाहिर है आईफोन वालों ने भी यही किया होगा कि उन मसाइल को हल करने की कोशिश की होगी। और जिस तरह से ये स्लिम स्मार्टफोन है, जिस तरह से आपने बताया, फिर इसकी लंबाई बताई, फिर इसका ये बताया कि कीमत भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, तो शायद अब ये जब आएगा मार्केट में तो फिर ही पता चलेगा कि इसकी कीमत पाकिस्तान में कितनी हो सकती है। लेकिन फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। आगे बढ़ते हैं जी,
और अब महंगी चीजों की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान चलाई जाने ये देख लीजिए, फिर मैंने कहा कि अब यही वाली बात मैं भी कर लूं कि पाकिस्तान की महंगी तरीन लैम्बोर्गिनी का चालान ट्रैफिक कवानीन सबके लिए बराबर। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर बिला तफरीक अमल दरामद जारी है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ी तकरीबन 63 करोड़ रुपए मालियत की लैम्बोर्गिनी गाड़ी को काले शीशे और गैर नमूना नंबर प्लेट के बाइस मामूल की चेकिंग के दौरान रोक कर चालान कर दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक काले शीशे, गैर नमूना नंबर प्लेट्स, बगैर रजिस्ट्रेशन और फ्लैश लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ शहर भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फैसलाबाद की मारूफ लंबो जोड़ी जो पासवान ग्रुप की मलकियत बताई जाती है उसको भी मामूल की चेकिंग के लिए रोका गया, जहां ट्रैफिक वार्डन्स ने पेशावराना अंदाज में कानूनी कार्रवाई की। गाड़ी के मालिक ने पुरसकून रवैये के साथ अफसरान को मुकम्मल ताउन फराहम किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना था कि कानून की खिलाफवर्जी पर किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे गाड़ी कितनी ही कीमती या फिर बासर अफराद की क्यों ना हो। That is a very good news coming from फैसलाबाद। लैम्बोर्गिनी है या फिर कुछ और गाड़ी है, आपको अब चालान होगा और बराबर होगा। वैसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर लगे कैमराज एक्टिव होते हैं और वो देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कुछ कार्रवाई ना की तो ये आगे कैमरा इसको पकड़ लेगा, फिर हमारे ऑफिसर्स हमसे पूछेंगे। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि ट्रैफिक की दुनिया में हो रही हैं। रोज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल आपको याद होगा कि हमने एक खबर रिपोर्ट की थी जिसमें जिस तरह हमने देखी थी कि किस तरह की नेग्लिजेंस की गई थी और टिश्यू निकाल लिया गया था लीवर का, और आज भी उससे कुछ मिलती जुलती खबर है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी है। आप सबसे पहले मामला सुन लें। ये खबर एक अहम और तशवीशनाक फैसले से मुतल्लिक है जो 2023 के एक मेडिकल गफलत के केस में सामने आया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पताल और मुतल्लिका डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मरीजा की हलाकत पर अस्पताल को 4 लाख रुपए और खातून डॉक्टर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। फैसले के मुताबिक बगैर खून की दस्तयाबी, बगैर मुआविन सर्जन और शोहर की रजामंदी के सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शदीद खून बहा और फिर 35 साला मरीजा की हालत बिगड़ गई और फिर बाद में क्या हुआ वो दूसरे अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद जांबड़ ना हो सकी। कमीशन ने यह वाजे किया कि जरूरी सहूलियात के बगैर हाई रिस्क सर्जरी करना तिबी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है और ये फैसला मरीजों के हुकूक और तिबी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक एक वाज़ेह पैगाम भी है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, क्योंकि कल हमने इस तरह की रिपोर्ट शेयर की थी और उसमें भी मामला IHRA के पास गया था। इनका मामला पंजाब हेल्थ कमीशन के पास गया था, लेकिन वहाँ पे भी आई थिंक सो हल नहीं हो सका, क्योंकि जिस तरह उसको हल किया गया वो एक मुझे तो काफ़ी भौंडा लगा। इस हवाले से नदीम चौधरी साहब हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं, सो मच हुसैनी का, सो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ नसीम अहमद साहब हैं जो कि मुतवफ़ी खातून हैं, उनके शोहर हैं। सर थैंक यू सो मच हुसैनी का। पहले मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि इनकी वाइफ की डेथ हुई थी इस ऑपरेशन के नतीजे में, उसके बाद पंजाब जो हेल्थ कमीशन है वहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन PHCC वहाँ पे ये मामला गया, लेकिन सिर्फ 4 लाख रुपए की सज़ा, मतलब 4 लाख रुपए जुर्माना, मतलब कोई मुअत्तली नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये तो मामला टालने वाली बात है। ये वही चीज़ है, ये बेसिकली प्राइवेट इदारा था, एक प्राइवेट अस्पताल था, ताजपुरी हॉस्पिटल है दीना के अंदर। वहाँ ये 2023 में गए, वहाँ ये केस हुआ और अगस्त में ये केस हुआ और अगस्त में ये चले गए कमीशन के पास, वहाँ एप्लीकेशन दी और 2 साल लगे इस पूरे प्रोसेस को सज़ा होने में। 2 साल के अंदर सज़ा क्या दी गई कि सिर्फ 4 लाख रुपए जुर्माना और 1 लाख रुपया डॉक्टर को, जबकि उसमें ये तयशुदा ये साबित हो गया कि वो डॉक्टर इस एहल नहीं, 1 लाख डॉक्टर ने दिया माशाल्लाह, वो डॉक्टर इस एहल नहीं थी। ये साबित हो चुका है कि वो डॉक्टर इस एहल नहीं थी कि वो ऑपरेट कर सके। उसके पास वो मुतलका डिग्री भी मौजूद थी, सिंपल MBBS थी, उसने ऑपरेट कर दिया, एक खातून की जान चली गई। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन क्या कह रहा है कि सिर्फ 1 लाख रुपया जुर्माना डॉक्टर दे दे। इन्होंने दरख्वास्त PMDC के अंदर भी दी, PMDC को भी दरख्वास्त दिए हुए इनको 2 साल हो गए। आज सुबह भी मैंने आते हुए PMDC से रब्ता किया, तर्जमान ने कहा जी कि हम इसको चेक करेंगे तो फिर बताएंगे। PMDC के मेडिकल ट्रिब्यूनल को कायम हुए इस वक्त 2 साल हो गए हैं। नवंबर में उसके मेंबर्स पूरे हो गए थे, आज तक PMDC के मेडिकल ट्रिब्यूनल का एक इजलास भी नहीं हो सका। ये है सूरत हाल हमारे मरकज़ की और PMDC की। दूसरी जानब PMDC के जो सदर हैं उनकी अपनी जो मियाद है वहाँ पे डीन की, वो 5 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। एक नई समरी गई है कि उनको दोबारा डीन बहाल कर दिया जाए। वो रिटायरमेंट के बाद अब दूसरी बार उनकी एप्लीकेशन गई है एडॉक बेस पे, दूसरी बार।
तो हमने तो मिनिस्टर को यही कहा है कि इनको ताहयात ही कर दें ताकि हमारी भी जान छूटे और इनकी भी जान छूटे, कि ये सिस्टम तो चले कम अज़ कम। अब उनकी समरी दरमियान में लटक रही है, सदर साहब भी लटके हुए हैं, वो सदर साहब उस डीन की वजह से सदर हैं। तो अब ये ट्रिब्यूनल का काम था कि अब इनकी एप्लीकेशन को 2 साल हो गए, बुनियादी तौर पर अब एक चीज़ साबित होगी तो डॉक्टर को उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। सही। अच्छा, नसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कब कैसे आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद क्या उससे पहले ये हाई रिस्क सर्जरी थी, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, क्या आपसे कोई रिटर्न या ज़बानी तहरीरी एग्रीमेंट लिया गया था? नहीं, ऐसी कोई भी रिटर्न भी नहीं लिया था और वो नॉर्मल थी। पूरा साल चेकअप उसी हॉस्पिटल में होता रहा, उसके बकाया अल्ट्रासाउंड भी होते रहे, सारा कुछ था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ऑपरेशन थिएटर में तो हम लोग नहीं जा सकते, पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का। वहाँ अंदर हमें नहीं पता था कि ना सर्जन है। वो तो जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, मेरी सिस्टर और मेरा भाई खुद गए जाके, जब देखा तो अंदर हालात ही सूरत हाल ही ख़राब हो चुकी थी। उससे पहले तक उन्होंने हमें नहीं बताया था कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छा। तो वो जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो उन्हें जैसे निकाल नहीं देते हॉस्पिटल से, इस तरह उन्होंने हमें रोडों पे निकाल दिया। अच्छा। ये मुझे पता है, मेरे रब को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या ना। इस तरह की थी कि मैं अपनी मिसेस को लेके रोडों पे घूम रहा था, तो एंड जब लाजमी पता है इस तरह का हो तो इंसान हिम्मत हार ही जाता है। तो वो फिर बाद में जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की, इसके मतलब पता किया, पता चला कि ना अंदर सर्जन है और ना ही वहाँ पे ब्लड का इंतज़ाम, ना कुछ भी नहीं था। तो वो इतने शौक में था कि क्या बताऊँ मैं उस टाइम। और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, इतनी एज भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं अभी। बहरहाल बहुत बड़ी ज़्यादती उन्होंने की, लेकिन मैंने पब्लिक हेल्थ कमीशन में केस किया था, उसका मुझे 30 तारीख को आया है। तो लेकिन जो उन्होंने दी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी की जान चली जाए और उसका ये जुर्माना होना चाहिए कि भाई किसी की जान का इतना 4 लाख और लाख रुपया, और एक चीज़ वो अहल ही नहीं है। और इसी चीज़ पे मैंने फ़ाइट की है पब्लिक हेल्थ कमीशन में। खैर वो गिल्टी तो हो गई वहाँ पे, लेकिन पीएमडीसी में भी मैंने शुरू से ही एप्लीकेशन दी हुई थी। लेकिन देखें अभी उसकी कॉपी मैं पीएमडीसी को भी भिजवाऊँगा, आगे देखते हैं कि पीएमडीसी मेरे साथ क्या करती है। अच्छा नसीम साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सज़ा किस किस्म की होनी चाहिए, किस नौयत की होनी चाहिए, क्योंकि आपका नुकसान तो बहुत बड़ा है? जी देखिए जी, मेरे नज़दीक तो मेरा तो नुकसान बहुत बड़ा लॉस हुआ है मुझे। मैं तो चाहता था कि भाई जो मेरे साथ गुजरी है कल किसी और के साथ ना गुजरे। बिल्कुल। तो ये मैं इस मिशन को, हालांकि इसमें मुझे प्रेशर भी बहुत आया, सियासी लेवल पे बहुत प्रेशर आया मुझे काफ़ी तरफ से ना, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है मैं कायम दम रहा। लेकिन मैंने ये की सोच रखी हुई थी कि नहीं, मैंने जो है ना, जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो ना, किसी और की फैमिली ख़राब ना हो इस तरह। तो बस उस पर मैं स्टैंड किया। अभी जो आपको इंसाफ सर मिला है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके लाइसेंस खत्म होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अभी तक उसी तरह चल रही है, उसी तरह हॉस्पिटल चल रहा है, ठीक है ना। तो कल कोई किसी और का, उन्हीं की फैमिली का कोई बंदा, लेडीज़ हो सकती है, लाजमी नहीं कि मेरी फैमिली का हो, किसी की भी फैमिली हो सकती है, उनका अपना ख़ानदान आ सकता है, कोई औरत जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल बंद हो, उसके लाइसेंस कैंसिल हो, लेडी डॉक्टर के भी, डॉक्टर के, क्योंकि एनेस्थीसिया वाला वो भी सिंपल एमबीबीएस है। ये बकायदा पीएमडीसी के रिकॉर्ड में मैंने निकलवाई हुई ये चीज़ें ना। अच्छा। जी, पीएमडीसी में वो सिंपल एमबीबीएस है, और एक हॉस्पिटल और किसी को ऑपरेशन थिएटर लेके जाके उसको फाड़ देना, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है इंसानियत। ठीक हो गया। अच्छा चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाइसेंस की कैंसिलेशन का तो एक बड़ा रीजनेबल उन्होंने बोला नसीम साहब ने कि होना चाहिए, ये एक मुतालबा है और उसको पूरा होना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते नहीं कि जो इस तरह के प्राइवेट सेटअप हो, उसको भी 15-20 दिन के लिए आप कहें जी कि ठीक है आप अपने ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दें, उसके बाद हमें एक डॉक्टर का चेकअप, डाटा चेक करवाएं, तमाम तर चीज़ें आपकी जब सर्टिफाइड होंगी तो उसके बाद आपका ऑपरेशन वापस बहुत। देखिए इस फैसले में आप देखें कि कमीशन ने खुद लिखा कि उनके पास कोई भी सर्जन मौजूद नहीं है। तो जब सर्जन मौजूद नहीं तो बुनियादी तौर पर उस पूरे अस्पताल को सील होना चाहिए था। इस आर्डर में मौजूद होना चाहिए था, इस अस्पताल को सील कर दिया। इससे ये जाहिर हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई सियासी दबाव काम कर गया है, और इस फैसले के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। बुनियादी तौर पर उस अस्पताल को भी मुकम्मल तौर पर सील होना चाहिए था, और ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए थी हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कि इस डॉक्टर का फौरी तौर पर लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अब अगर वो उन्होंने नहीं किया तो ये काम अब पीएमडीसी का बनता है कि उनके जो बोर्ड है
मेडिकल बोर्ड उसका काम है, ट्रिब्यूनल का काम है कि इसका लाइसेंस जरूर कैंसिल करें। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास सिर्फ ये पहला केस तो नहीं होगा, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस यकीनी तौर पर आए होंगे, ठीक है? तो क्या अब उनके पास जुर्माने करने का इख्तियार तो है, तो लाइसेंस मुअत्तल करने का भी इख्तियार है उनके पास? अगर है तो डॉक्टर का लाइसेंस जो है वो सिर्फ पीएमडीसी मुअत्तल कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी के पास है। जो इदारा है बहसीयत इदारा, कोई भी अस्पताल या क्लिनिक, वो वहाँ पर जो हेल्थ केयर कमीशन उसके पास रजिस्टर्ड है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा। कि ये अब रजिस्टर्ड नहीं रहा असूली तौर पे, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन दे सकते हैं पीएमडीसी को। ये साबित हो चुका है, डॉक्टर नायल है, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए या लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। दूसरी सजा ये होती है कि 2 से 3 साल का मुअत्तल किया जाता है, कि इसको 3 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन वो जो इदारा था उसको सील करना ये हेल्थ केयर कमीशन का काम था, रजिस्ट्रेशन उसके पास। अच्छा, आपने सियासी प्रेशर की बात की है, तो कौन कौन से ऐसे लोग थे, कोई तहकीक की है कि जिन्होंने सियासी तौर पे प्रेशराइज करके इस फैसले को बदलाया होगा? देखिए, मेरी नसीम साहब से भी बात हुई थी, वहाँ से जो मकामी साफ़ी हैं उनसे भी बात हुई थी, तो वहाँ यही जाहिर हुआ कि वहाँ पे चूँकि नून लीग की गवर्नमेंट है, तो वो नून लीग के ही वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा बहुत कोई उनका वो रूसी हल्के से, आपको पता है जो मशीर सेहत हैं पंजाब के, वो भी उसी हल्के से हैं, तो जो वफाकी वजीर हैं वहाँ वो भी उसी हल्के से हैं, तो इस वजह से वहाँ के जो साफियों का कहना है कि कुछ ना कुछ सियासी दबाव इस्तेमाल हुआ है। तो क्या अब ये जो मामला है सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाएगा, या आपको लगता है कोई मजीद भी कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है इसमें? देखिए, अभी तो अगला फोरम जो है पीएमडीसी है, पीएमडीसी के अंदर तो जवाब नहीं दे रहा। 2 साल से मौजूद है। वहाँ आज मैंने रब्ता किया, उनकी जानिब से जवाब नहीं। अगर उनका जवाब आता है तो वो जरूर हम ऑन एयर करेंगे, और पीएमडीसी के सदर को भी मैसेज किया है, लेकिन उनकी तरफ से जवाब इसलिए नहीं आ सकता, वो 5 जनवरी को उनकी अपनी समरी का उनको पड़ी हुई है कि मेरी समरी अप्रूव हो, बाकी काम तो बंद पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नसीम साहब, आपने सियासी प्रेशर की बात की थी कि पॉलिटिकली आपको प्रेशराइज किया गया, डिफरेंट जराए इन्वॉल्व हुए आपको प्रेशराइज करने के लिए, कोई बता सकते हैं किस किस्म का प्रेशर था, या फिर सिर्फ नेगोशिएशन करने की कोशिश की कि छोड़ दीजिए, या फिर धमकी अमेज भी प्रेशर था? देखिए जी, जिस दिन ये मेरा फैसला आना था, इससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने काफ़ी जहाँ मेरे उठना बैठना तल्लक थे, वहाँ पे उन्होंने अच्छा सिफारिश कराई, बातचीत हो जाए कि मेहरबानी बैठ जाए ना। मेरे पास बकायदा इनके वीडियो क्लिप्स हैं, मेरे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑडियो वीडियो ना, जिसमें इन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट की है कि हमसे गलती हुई है, हम ब्लड का इंतज़ाम नहीं कर सके, अंदर ये मसला हो गया था, सर्जन नहीं आ सका था। ये तो कल पिछले हफ्ते मुझे पता चला जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर है वो भी सिंपल MBBS है, पीएमडीसी से मैंने उसका निकलवाया। देखिए, इतना बोगस सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर तो किसी को नहीं पता कौन गया हुआ कौन नहीं गया हुआ ना। फैमिली तो जा ही नहीं सकती ना हस्बैंड जा सकता है। पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि यहाँ पे इस तरह की तो है ही नहीं ये चीज़ें, मायूब समझा जाता है इस चीज़ को। अभी अंदर एक सिंपल MBBS डॉक्टर पेट खोल दें लेडीज़ का, औरतों का, और इस तरह किया जाए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि सियासी इसलिए है कि उनके जो वो भाई हैं ना, वो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, अच्छा तहसील दीना के ना, तो लाजिम बात है फिर वो डायरेक्ट तो किसी सियासी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन आगे पीछे से जो कह रहे थे कि वो महसूस होता था कि भाई ये जो है ना कोई इस तरह का हुआ है एलिमेंट, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा केस था, एक बंदे के पास लाइसेंस वो है, डिग्री नहीं है, और इतना बड़ा मैं समझता हूँ इसको, मैं मर्डर समझता हूँ, मैं तो बल्कि इसको दहशतगर्दी भी समझता हूँ कि भाई आप रोड पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इतनी सख्ती है, तो ये तो आपकी उसके पास डिग्री ही नहीं है इस चीज़ की। अच्छा ये बताएं नसीम साहब, जब आप ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में लेकर गए मामला दरख्वास्त की, वहाँ पे भी आपको कोई रुकावट का सामना हुआ या फिर टाल मटोल होती रही? वहाँ पे ऐसा तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रॉपर हर हायरिंग पे जाता रहा हूँ, बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर से 1-2 मरतबा मेरी उनसे बात हुई थी जो केस सुन रही थी पिंडी में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी हम इनको पनिशमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल सील कर सकते हैं, बाकी जितनी भी कार्रवाई है वो पीएमडीसी करेगी। अच्छा। लेकिन मेरी तवक्को ये नहीं थी कि इस तरह का जो है ना जुर्माना करके बात खत्म कर दी जाएगी। अगर मैंने जो इनको फाइन हुआ है वो मेरे पास तो नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट के हाथ में, मैं कहता हूँ कि इस टाइम आप गाड़ी का चालान करते हैं तो आपका 10-10 हज़ार रुपये चालान हो जाता है, ठीक है ना, तो ये तो एक इंसान की जान गई है। फिर मेरा एक बेटा था, 1.5 साल बाद उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा जी, मेरे लिए तो ये सब बहुत बड़ी शौक की बात है कि मैं जो बेटा हुआ वो भी उसकी भी डेथ हो गई। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो साहब मुझे ये बताइएगा कि अब एक शख्स के ऊपर इतना कुछ गुजरा कि बेटा भी वफात पा गया, वाइफ भी वफात पा गई,
आप क्योंकि उम्र गुजर चुकी है इस सारी रिपोर्टिंग करते हुए, हेल्थ रिपोर्टिंग करते हुए, क्या प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए? एक दफ़ा तो कोई प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ना, कि किसी का लाइसेंस कैंसिल हो या इवन कोई बिहाइंड द बार जाए, ताकि वो प्रेसिडेंट हो, वो कोई हेडलाइन बने और उसके बाद जो इदारे इस तरह के काम करते हैं वो 1000 बार सोचे कि हम इस तरह के लोगों को हायर ही नहीं करेंगे और रखेंगे नहीं। डॉक्टर्स कैसे देखिए, हायर जो कर आपका सकते हैं? पीएमडीसी का एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर कोई डॉक्टर इस किस्म की नाअहली करता है तो उसका लाइसेंस फॉर एवर कैंसिल हो, और ये कम अज़ कम पीएमडीसी को एक बार तो करना होगा, कोई ना कोई मिसाल कायम करनी होगी। ये बुनियादी तौर पे ये सिर्फ उनकी डेथ नहीं है, ये पूरे सिस्टम की डेथ है। कल इनकी जगह कोई और भी हो सकता है, किसी और की घर वाले भी जा सकते हैं, और ये उन पे जो बीत रही है हम नहीं महसूस कर सकते, वो वही महसूस कर सकते हैं जो कुछ उन पे बीती है। बेटा गया, वाइफ गई, और उसके बाद 2 साल उन्होंने जो प्रोसेस सिर्फ इंसाफ के लिए, और इंसाफ क्या हुआ कि सिर्फ 4 लाख जुर्माना करके बात को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नदीम साहब। हमारे साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और इसके साथ नसीम अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। और हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह से आप तवक्कुआत हैं आपकी, मजीद आगे चलकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी होगी इस फैसले के बाद, जिस तरह से हमने हाईलाइट किया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं, बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले ही बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और जो उस वक्त डीजीआई थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। कौन वहाँ इलीगल मार है? और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है? वहाँ पे कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम पर। हिंदुस्तान में बैठ के वो हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये आपने छोटा सा क्लिप भी सुना है, DGISPR की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो हुई, और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हुई, सामने भी आई, सवालात भी होते रहे, जिसमें ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से पाक फौज को और लीडर को बाप डिक्लेयर कर दिया गया था, इसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से भी बातें की गई। फिर एक दूसरा मसला ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से उसका अब एंड क्या है, होंगे नहीं होंगे। फिर उसके बाद एक मसला चल रहा है दौरा पंजाब के बाद सुहेल आफरीदी साहब का, अब दौरा सिंध के हवाले से भी बातें चल रही हैं, और कल कुछ राबते भी हो गए हैं इस हवाले से कि वो आएंगे, उनको जिस तरह से वेलकम किया जाएगा सिंध में, कराची में। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल इसी में बात करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, कल जो DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे तो हमें ये लग रहा है कि DGISPR तो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दहशतगर्दी उसको शायद सपोर्ट मिल रही है कहीं ना कहीं KPK से, और KPK के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में जो दहशतगर्द हैं या फिर TTP है उसको उस तरह से कंडेम करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई KPK गवर्नमेंट दहशतगर्दी के हवाले से सीरियस नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो साल भर की जो दहशतगर्दी के खिलाफ की हुई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसमें जो दहशतगर्दों के जो अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाना, और पूरी तफसीलात उन्होंने आगाह किया है। और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है। जो सवाल आपका है कि जो KPK में दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ की हुकूमत का जो रवैया है, जो आपने वहाँ के चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू जो आपने सुनी बाहर इस्लामाबाद में, और जिस तरह वो दहशतगर्द जो ना इस पार्लियामेंट को मानते हैं ना आइन को मानते हैं, और पाकिस्तान के सिविलियन पे, अफवाज पे, पुलिस पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट करना। उस जमात का माजी भी आप देख लें, वो कहते थे कि इनके दफ्तर भी खुले, उनके लिए वो सहूलतकार भी बने, और उनके जो सहूलतकारी है, आपने देखा था जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के एक
साइन से कई हजार दहशतगर्दों को छोड़ा गया। और वो जो सारे दहशतगर्द जो ज़रब अज़ब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रद्दुल फसाद ऑपरेशन में उसमें दहशतगर्दी के जिन को बोतल में काबू किया, वो सारी दहशतगर्दी वापस आ गई KPK में। इसी तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी है। तो ये देखें, ये मामला जो है कौमी मामला है, किसी एक जमात एक सूबे का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। अगर KPK में दहशतगर्दी हो या बलूचिस्तान में हो, आप देखें कराची में जो सूबे सिंध में एक दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा जो हमारे फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने उसको नाकाम किया, तो कितनी, अगर वो खुदा न खास्ता जो शहर के करीब पहुंच गए थे, कोई जो उनका टारगेट था वो अगर उस पर पहुंचता तो बड़ा नुकसान होना था पाकिस्तान का। तो इसी तरह अगर कहीं पे भी दहशतगर्दी होती है तो ये हमारी खुदमुख्तारी, हमारी सलामती का मामला है। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस किस्म के दहशतगर्दी के लिए जो लोग सरगर्म है, जिसको स्पॉन्सर है हमारे दुश्मन की, तो वो अगर उनकी सहूलतकारी करेगा, उनकी दिफा की कोई बात करेगा या उनके हक में कोई बात करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारों की जिम्मेवारी है कि एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना कोई। इनको चाहिए कि सूबाई हुकूमत के अगर जो भी मामला भी होते हैं तो वो एक फोरम मौजूद है, उस फोरम के अंदर उस मीटिंग्स में करनी चाहिए, ना कि आप इस किस्म की ज़बान, इस किस्म की गुफ्तगू गैर जिम्मेवाराना। एक चीफ मिनिस्टर अगर एग्जीक्यूटिव एक सूबे का इस तरह की गुफ्तगू करता है तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ भी कहे, मगर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले, वो हमारे शहरियों पे हमला करने वाले, हमारे फोर्सेस पे हमला करने वाले को कोई खुली छूट दे, या किसी हुकूमत की जो सहूलतकारी है उसको, या उनके जो पॉलिसी हमेशा वफाक बनाता है, मरकज़ बनाता है हुकूमत। ये दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है। उनको चाहिए कि अपने सूबे के एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कोई ऐसी बात है, इख्तिलाफ या उनके पास कोई तजावीज़ है, वो रख सकते हैं। मगर इस तरह की गुफ्तगू चीफ मिनिस्टर की करना, तो मैं समझता हूँ इनका माजी रहा है PTI का, जो ये सब दहशतगर्दी। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से चीज़ें एलेबोरेट की। मुझे चूंकि थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ हम दीगर मामलात पर भी डिस्कशन कर लें। जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की थी मुज़ाकरात के हवाले से, अभी कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने लीडर नवाज शरीफ साहब को फिर इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की ऑफ़र दी थी, लेकिन PTI मुसलसल इनकारी है, या फिर करना ही नहीं चाहती, या फिर एक वाज़ेह स्टांस उनका सामने नहीं आ रहा। तो आपको नहीं लगता फिर अब ये कोई मामला आगे बढ़ेगा, या फिर वक्त का ज़िया ही हो रहा है, इतनी लंबी ऑफ़र देकर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा? देखिए, सियासी गुफ्तगू करना या सियासी इस्तेकाम के हवाले से या सियासी जमातों में हमांगी के लिए, ये मैंडेट जो है ना हुकूमत पाकिस्तान का है, वज़ीर आज़म का मैंडेट है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो किसी भी सियासी जमात से या किसी भी ग्रोह से बात करनी है। तो आपने देखा 14 अगस्त की कौमी तकरीब में भी वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों को बशमूल PTI को ये दावत दी थी, जो खवातीन और ज़ात, हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज दंबोला में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये सीरीज 7, 9 और 11 जनवरी को दंबोला में खेली जाएगी। ये मुकाबले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के सिलसिले में नहायत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं, जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर फरवरी से मार्च के दौरान करेगा। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए एक अच्छी टीम बनकर आए हैं। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। इवेंट से कबल अगर बात कीजिए यहाँ के मौसम और कंडीशंस की, तो उसमें हमें हम मांगी हो जाएगी, हम उसको जान सकें। और उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान के बारे से बात करेंगे। फिर जो कंट्रोवर्सी बनी है कि बांग्लादेश कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी नेशन नहीं है जो ये कह सके कि वो इंडिया नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात ESPN के मुताबिक ख़राब नहीं है। सो इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन कर लिए। बहुत
शुक्रिया मुश्तबा फॉर योर टाइम। सबसे पहले यहीं से शुरू हैं, आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, अगर आज के मैच की बात करते हैं तो आज का मैच पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो है वो वर्ल्ड कप से पहले एक अहम सीरीज़ है। और अगर वर्ल्ड कप के तनाजुर में देखें तो क्योंकि पाकिस्तान इधर ही अपने मैचेस खेलना है वर्ल्ड कप के, तो इस लिहाज से सीरीज़ तो बड़ी अहम है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो बारिश का दार हो, क्योंकि पाकिस्तान की कल जो हमने ट्रेनिंग सेशन थी वो भी मनसूख हुई। फिर आज का जो मैच बारिश से मुतासिर होने का खतरा है, और ये ना सिर्फ आज का मैच बल्कि पूरी सीरीज जो है वो मुतासिर होने का खतरा है। तो ओवरऑल अगर कंडीशन बारिश के अलावा बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज बड़ी अहम है, श्रीलंका के खिलाफ है। और पाकिस्तान की एक यंग टीम गई हुई है, इसमें बाबर आजम नहीं है, इसमें शाहीन नहीं है, इसमें हारिस नहीं है। और वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ी एक अच्छी तैयारी मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए हो जाएगी, क्योंकि जो लड़के हैं ये बिल्कुल अभी नए हैं। लेकिन इस सीरीज का उस तरह का फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि ये वो लड़के खेल रहे हैं जो पाकिस्तान ने जिस टीम के साथ वर्ल्ड कप में नहीं जाना। वर्ल्ड कप के लिए अक्सर मुख्तलिफ टीम होगी, इसमें 3-4 लड़के तो वही होंगे, लेकिन बाकी जो लड़के हैं वो सारे चेंज होंगे। और क्योंकि अभी वो बिग बैश खेल रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली BPL खेल रहे थे, फिर ILT खेल रहे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त इस टीम की पाकिस्तान की इस सीरीज के हवाले से वो वर्ल्ड कप के लिहाज से तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई प्रिपरेशन के लिहाज से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इससे कोई अच्छी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि मैचेस जम्बूला में है, फिर वहाँ पे बारिश भी है, तो बारिश से मुतासर मैच होगा। और दूसरा इसके अलावा जो टीम है वो पाकिस्तान की, वो वर्ल्ड कप के लिए ये नई मौजूद टीम नहीं है, ये टीम सेलेक्ट नहीं होगी वर्ल्ड कप के लिए। तो एक किस्म की बस एक सीरीज है पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड कप की इससे कोई खास हमें फ़ायदा नहीं होगा वर्ल्ड कप से पहले। ठीक हो गया। मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मुस्तफिज जिनको IPL से ठुकराया गया था और वहाँ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे थे शाहरुख खान के ऊपर भी कि उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर को क्यों रखा है। अब पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब से पहला एक मास्टर स्ट्रोक मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से साइनिंग के हवाले से पहली पोस्ट नज़र आई और उसको लाखों करोड़ों लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया, और एक फ़िज़ा बड़ी अच्छी बन गई है पाकिस्तान सुपर लीग 11 की। मुस्तफिजुर रहमान का आना, पाकिस्तान सुपर लीग 11 का आगाज़ मुस्तफिज से होना कितनी बड़ी खबर है? देखिए, सिर्फ मुस्तफिज नहीं, इसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम हमने देखे कि इस दफ़ा PSL का हिस्सा बन रहे हैं। और PSL इस दफ़ा अगर IPL भी शुरू हो रहा है, PSL दोनों एक साथ ही शुरू हो रहे हैं, एक ही महीने में शुरू हो रहे हैं, लेकिन पूरी जो हाइप है इस वक्त वो PSL को दी जा रही है। 2 नई टीमों का ऐलान भी होने जा रहा है, कल परसों ही जो ऑक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद टीमों की तादाद जो है वो बढ़ के 8 हो जाएगी। कई नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मोइन अली जैसे बड़ा प्लेयर आ रहा है, फाफ डुप्लेसी का नाम, फिर अभी मुस्तफिजुर रहमान आ रहे हैं। तो इस दफ़ा IPL जो है उसका इतना कोई वो नहीं हो रहा जितना PSL का हो रहा है। हर कोई यही पूछा है कि PSL कब है, PSL की कौन सी 2 नई टीमें आ रही हैं। फिर जैसे हमने रोड शो करवाया न्यूयॉर्क और UK में, तो ये बड़ी कामयाबी है। और मैं इसका पूरा जो क्रेडिट है वो मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने इस तरह अपने PCB क्रिकेट बतौर चेयरमैन बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा किया। फिर बांग्लादेश को अपने साथ उनको कन्विंस किया। अपने एक कहते हैं कि जैसा भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है या बांग्लादेश पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तीनों एक ही पेज पे, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। कल मैंने एक बयान सुन रहा था, बता रहे थे कि ये तीनों एक ही पेज पर हैं, और अब जो पाकिस्तान कहेगा वही करेगा और वही श्रीलंका करेगा। और मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान भी, क्योंकि वो फुल मेंबर नहीं है, तो उसकी बात की उस तरह अहमियत नहीं ICC आगे जिस तरह पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की है। तो इस वक्त इंडिया जो है वो बिल्कुल तन्हा हो चुका है। और मुस्तफिज के आने से, क्योंकि एक तो पहले हमने कई बड़े नाम सुने हैं, पहले हम मोइन अली का नाम सुना, फिर अफाफ का सुना, और अब ये लोग आ रहे हैं। तो PSL की इजाफा जो है वो बिल्कुल ही अलग एक किस्म की पहचान बन चुकी है। और IPL वो शुरू होने से पहले ही एक किस्म का उसको नुकसान हो चुका है। फिर अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं जा रहा, पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं जा रहा था, तो इंडिया बतौर मेज़बान खेलेगा। लेकिन तकरीबन 8 मैचेस जो थे सुपर 8 के, 6 मैचेस जो सुपर 8 के थे वो ऑलरेडी श्रीलंका में डिसाइडेड थे। अब अगर बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका में शिफ्ट हो जाते हैं तो दैट मीन्स के बांग्लादेश श्रीलंका में जो है तकरीबन सुपर 8 के 8 से 9 मैचेस खेले जाएंगे। तो इंडिया तो फिर बस नाम का बतौर होस्ट अच्छा, फिर मुश्तबा मैं आपसे यही पूछने वाली थी, अब बांग्लादेश को भी इंडिया से बाहर मैच खेलने की इजाजत नहीं है ना, तो इसकी रिपोर्ट के हवाले से मैं पूछना चाहती थी, इसमें कितनी सदाकत है, क्या इसके हवाले से आपकी इंसाइट है?
देखिए, क्योंकि फैसला हतमी फैसला जो करना है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने करना है। वो अपनी टीम भेजते हैं, नहीं भेजते, बायकॉट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो आईसीसी को ही होगा। और आईसीसी इस किस्म की कोई हमाकत नहीं करेगा, बांग्लादेश को फोर्स करेगा कि आप जाके इंडिया खेलें। जैसे बांग्लादेश ने रिटर्न उनसे मांगा था कि हाँ हमें रिटर्न दें कि ठीक है हम आपको देते हैं कि हमें सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं होगा, तो आईसीसी वो भी नहीं कर पाया था मुकर्रर टाइम पे। फिर जब बांग्लादेश ने अपना फैसला सुना दिया तो अब आईसीसी जो है वो भारत की मिन्नतें करेगा कि आप किसी तरह इस टीम को एडजस्टमेंट करेंगे। कल हमने देखा कि भारत जो है वो अब मिन्नतें करने आ चुके कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, मिलियंस का नुकसान हो रहा है, हमने होटल बुकिंग कर ली, हमने फ्लाइट बुकिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सारे हरबे जो थे ये भारत पहले पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था और एंड मौके पे ये कहता था हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे, हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहे, हम उधर नहीं जा रहे, हम इधर नहीं जा रहे। तो तब उनको नजर नहीं आता था कि ये फाइनेंशियल लॉसेस जो होता है ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए बड़ा फैसला होता है। और अब जब उनके अपने ऊपर पड़ी है तो अब वो ये बता रहे थे हमें 7.4 भी नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारे मैचेस शिफ्ट करना सिर्फ कहना आसान है, मुश्किल नहीं है, फैसला करना मुश्किल है। तो अब भारत को पहली दफा किसी ने टक्कर दी और ये सारा इसकी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान ने रखी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था, वाहिद मुल्क था पूरे जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन थे कि जिन्होंने आईसीसी या बीसीसीआई के नहीं खेलना। और अब देखा देखिए अब ये है कि पाकिस्तान को देखा देखिए आज बांग्लादेश, और अगले कुछ दिनों में 1 से 2 बोर्ड और भी ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो भारत ना जाने का एक फैसला कर सकते हैं, चाहे इस वर्ल्ड कप में ना करें लेकिन फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में कोई सीरीज आती है, कोई टूर्नामेंट आता है तो उसमें भारत जाने से इनकार कर सकते हैं। तो मुश्किलात जो है वो भारत के लिए शुरू हो चुकी हैं और ये अब से नहीं है, ये उस दिन शुरू हो गई थी जब भारत ने मुस्तफीज का फैसला किया तब बांग्लादेश के खिलाफ उनका शुरू हो गया। इससे पहले आईपीएल में जो प्लेयर जो इन्होंने बैन किए, फिर इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर तो ऑलरेडी क्योंकि बैन है, तो आईपीएल का अब तो आईपीएल को अगर आप देखें तो सिर्फ एक इंडियन प्रीमियर लीग है जैसे, यानी उसमें सिर्फ इंडियन प्लेयर होंगे और कुछ गिने चुने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर होंगे, बाकी ना आपको एशियाई वहाँ पे प्लेयर नजर आएंगे, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्लेयर ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो ये सूरत हाल जो है जो भारत ने हमारे लिए खोला था जो खड़ा उसमें खुद जाके गिर गए और खुद ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मुज्तबा के आईसीसी अभी तो रिपोर्ट्स दे रहा है और ये भारत का वतीरा है क्योंकि आईसीसी राइट नाउ इस जेशा का ताल्लुक भारत से है, वो इसी तरह की ESPN की रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, क्रिक इन्फो की रिपोर्ट की बात की जा रही है। अब ये रिपोर्ट्स पहले मार्केट में फेंकी जाती हैं, फिर टेस्ट किया जाता है। अभी बांग्लादेश के पेशेस को भी टेस्ट किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश अपनी उस बात पे कायम रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंट तो हमारे पास है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता। इसके अलावा 2003 में आपको याद होगा जिम्बाब्वे में जब इंग्लैंड खेलने नहीं गई थी। सो ये तमाम तर प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान नहीं जाता, अफगानिस्तान ने इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का बाइकआउट कर लिया था, कुछ दिन वहां पे नहीं गए वो। सो ये प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि जहां पे आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो आप आईसीसी का रूल है कि आईसीसी आपको किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच देगी। इसमें कोई दो राय तो होनी नहीं चाहिए कि नुकसान है या नहीं है, आपको शिफ्ट करना चाहिए। नुकसान हमें भी बहुत हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने दुबई में खेली थी। बिल्कुल, इससे पहले एक मिसाल जैसे आपने बताया कि जिम्बाब्वे और इंग्लैंड वाली, इस तरह श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से 96 वर्ल्ड कप में इनकार किया तो सारे मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। तो ये मिसालें हमारे पास पहले मौजूद है और बांग्लादेश केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने सिर्फ हवाई फायर किया और कह दिया कि हमने लेटर लिख दिया तो अब नहीं जाएंगे, तो अब आईसीसी कह रहा है कि बस वो आएंगी। उन्होंने हमने 4x4 तो आप किसी भी टीम को कहीं भी नहीं लेके जा सकते ना। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के इवेंट में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अब आप गारंटी भी दे दो तो मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश को ये चाहिए कि अपने स्टांस पे, क्योंकि अब रिटर्न उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम नहीं जाएंगे, तो अब उनको स्टांस पे कायम रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जिस पोजीशन में है उसके वो इतना उसका केस मजबूत है कि वो स्टांस पे कायम रह सकता है और अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका शिफ्ट कर सकता है। और इन द एंड आईसीसी के पास और कोई रास्ता है ही नहीं है मेरे ख्याल से। बाइकआउट करने का जो रास्ता है बांग्लादेश के पास वो ही काफ़ी आईसीसी को ब्लैकमेल करने के लिए, आईसीसी को अपने फैसले पे कायम रहने के लिए कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है तो ये पूरा वर्ल्ड कप खराब होता है। ये शिफ्टिंग करना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपने बांग्लादेश के मैच जाके आप जो है में कर दें और दीगर जितने भी टीमें हैं उन्होंने वैसे ही पाकिस्तान मैचेस खेलने के लिए जाना है। सिर्फ थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज होगा, इनिशियल चेंजेस होंगी स्केड्यूल में जो पहला हाफ है। उसके अलावा ग्रुप 8 तो अभी तक मैचेस डिसाइड ही नहीं हुए, तो वो सारे मैचेस जो है डिसाइड करना इतना मुश्किल काम नहीं है आईसीसी के लिए। लेकिन अब क्योंकि जय शाह जो है वो बैठे हुए हैं तो अब उनकी पूरी कोशिश यही है कि इस बदनामी से किसी तरह खबर भी तो जय शाह ने खुद ही दी है ना, क्योंकि आईसीसी ने अभी ऑफिशियल मौकफ तो दिया नहीं है। जय शाह की खबर है जो कि बदल ने आपको बताई थी ना कि ये खबर फ्लोट की गई है।
बिल्कुल जय शाह क्योंकि भारतीय हैं और भारतीय मीडिया हमेशा से जो है मनफी खबरों में आगे आगे रहता है, तो प्रोपेगेंडा करने उन्होंने का एक तो आदत है उनकी। बिल्कुल उनकी आदत है, और उन्होंने बस एक कोशिश की है कि हम इस तरह का एक कर देते हैं, र्यूमर फैला देते हैं, तो देखते हैं रिएक्शन क्या आता है बांग्लादेश की जानिब से। और बांग्लादेश का अगर थोड़ा सॉफ्ट रिएक्शन आता है तो हम इस पर डट जाएंगे, और अगर बांग्लादेश का स्टांस यही होता है कि हम बाइकआउट करेंगे तो देन दे विल डिसाइड के वेदर वी शुड शिफ्ट देयर मैचेस टू श्रीलंका और क्या करना है। तो जय शाह एट द एंड ऑफ द डे जय शाह को करना वही पड़ेगा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बांग्लादेश के पास है और वो अपनी मर्जी से जिस तरफ चाहेंगे जिस तरफ चाहेंगे वो करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिटर्न दे दिया। और रिटर्न देना कोई आम बात नहीं है क्रिकेट बोर्ड के लिए, बांग्लादेश के लिए, कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी धमकी है आईसीसी के लिए। आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जिसकी इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है, इतने ज्यादा उनके वहाँ पे मैचेस देखे जाते हैं वर्ल्ड कप के, और अब तो बांग्लादेश और इंडिया का मैच भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच कैंसिल हो जाए। पहले तो हम कहते थे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल ना, अब इंडिया और ये बांग्लादेश और इंडिया का भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा ख्वाजा नाफे के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये सीरीज उनके लिए कितनी अहम है, आप क्या समझते हैं? उस दिन भी हम इनको बहुत डिस्कस कर रहे थे। ख्वाजा नाफे के लिए सीरीज तब अहमियत होगी जब उनको टीम में खिलाया जाएगा प्लेइंग 11 में। बाद सबसे ज्यादा फरहान हमारे पास टीम में मौजूद है, तो उनकी अगर वो टीम में हो जाते हैं तो उनकी पोजीशन बड़ी अहम है, क्योंकि वो कहाँ पे आके बैटिंग करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि वो ऊपर आके बैटिंग करते हैं, लेकिन इस टीम में अगर हम देखें तो उनकी जगह कैसे एडजस्ट की जाती है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। फिर कैसे वो आके इस सीरीज में, क्योंकि श्रीलंका के पिचेस है वहाँ पे कोई ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। नॉर्मली देखा जाता है T20 में स्लो पिच है, और जो एवरेज स्कोर है श्रीलंका में वो 150-100 करीब होता है। तो इस सबको अगर देखा जाए तो ख्वाजा नाफे के लिए यही होगा कि अपने टेम्परामेंट कैसे लूज ना करें, और जो स्लो पिचेस हैं उन पे भी ऐसा परफॉर्म करें कि मैच विनिंग इनिंग हो और पाकिस्तान के लिए फायदा हो। ना लेकिन क्या आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे को मौका मिलेगा? मुझे तो करंट प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे खेलते हुए या एडजस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे मुश्तबा। एडजस्ट होते हुए तो नजर नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, और आप इस वक्त टीम में 3 विकेट कीपर बैट्समैन 3 विकेट कीपर प्लेयर मौजूद है इस वक्त इस 15 रुकनी स्क्वाड में। तो वो किस किस को एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। उस दिन भी हम यही बात करते हैं कि टीम सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि 3 T20 मैचेस के लिए आपने 3 विकेट कीपर लेके जाना है, तो खिलाना किसको है। साहबजादा फरहान का केस मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि वो बतौर ओपनर पहले खेल चुके हैं, और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान वर्ल्ड हिस्सा भी है, वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा रहेंगे, और बतौर ओपनर खेलेंगे साइम के साथ, क्योंकि साइम अभी मौजूद नहीं है और इसके अलावा फखर जमान भी नहीं है। तो मुमकिन तौर पे मुझे लगता है कोई एक आध प्लेयर जो है वो अपनी जगह बना पाएगा इस ओपनिंग में, और मुमकिन तौर पे हो सकता है ख्वाजा नाफे ही हो, एक आध मैचमैन को चांस दे दिया जाए, एक आध मैचमैन को मौका दे दिया जाए। तो देखते हैं कि आप ख्वाजा नाफे कैसे वहां पे आके परफॉर्म करते हैं। पहले सवाल के जवाब में जब हम इस तरह डिस्कशन जी, जिस तरह हम पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि ये टीम आपको इतनी मौजू नहीं लग रही है वर्ल्ड कप के लिए, आप क्या समझते हैं जब आगे चेंजिंग्स हो तो किस तरह की चेंजिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले बड़ी जो चेंज होगी वो जो हमें इस वक्त सबकी नजरें हैं वो शहीनशाह अफरीदी की रिकवरी पे है। क्या शहीनशाह रिकवर कर पाएंगे? लेकिन हमारी इत्तलात अभी शहीनशाह जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी इंजरी इस नौयत की है कि वो वर्ल्ड कप से पहले नहीं कर सकते। अभी तक रिपोर्ट्स तो यही आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा कह रहा है कि जी वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। उसके अलावा अगर शहीनशाह इंजर्ड होते तो पाकिस्तान के पास प्रीमियर फास्ट बॉलर कौन होगा? हारिस रऊफ तो चले टीम में होगा, नसीम शाह भी होंगे, लेकिन तीसरा पेसर कौन होगा? मुमकिन तौर पे हसन अली का जो नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा बाबर आजम की वापसी तो यकीनी तौर पे होगी। लेकिन रिजवान के कुछ खबरें आ रही थी कि रिजवान जो है वो टीम में अपनी जगह बना पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस मौके पर टीम चेंज करना या रिजवान को एकदम से वापस लेके आना, फिर उससे एक्सपेक्ट करने के आते ही वो परफॉर्म कर देगा टीम में, इतने से बाद टीम में वापस आएगा, तो ये थोड़ी सी हमाकत होगी। और इसके अलावा कप्तानी की भी अगर बात करते हैं तो अगर ये सीरीज बड़ी अहम है कौन है सलमान अली आगा के लिए, कि अगर सलमान अली आगा बतौर कप्तान इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो क्या वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह या बतौर कप्तान अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये नजरें हैं कि सलमान अली बतौर कप्तान अगर देखा जाए पिछले कई सीरीज से, तो ये बड़ा एक मुश्किल फैसला है कि उनको टीम में रखा भी जाए। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप में कुछ ही दिन बाकी है और कोई फैसला ज्यादा मुझे चांस नजर नहीं आ रहा कि कोई रिस्क लेने के हक में है इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट। बतौर कप्तान श्रीलंका में इतना आसान नहीं होता। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर IL T20 की बात की जाए तो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टार्स की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, जिसमें फ़खर जमान हमें पैची नजर आए, लेकिन नसीम शाह और उस्मान तारिक
उनकी जानिब से धुआंधार परफॉर्मेंसेस दी गई हैं। सो क्या वो परफॉर्मेंसेस आपको श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए, स्पेशली वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान को हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि उस्मान तारिक का नाम तो अब वसीम अकरम ने भी ले लिया कि उनको टीम में होना चाहिए। वसीम अकरम ने बिल्कुल नाम लिया, लेकिन अब देखा जाए कि पाकिस्तान किसके साथ जाता है। अबरार ऑलरेडी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, शादाब खान है, और इसके अलावा मोहम्मद नवाज है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा है। तो आपके पास 20 ओवर के लिए ऑलरेडी टीम के जो स्क्वाड है उसमें 5 से 6 स्पिनर मौजूद हैं। तो उस्मान तारिक ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उनके 2 मुश्किलात हैं उनके लिए। एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में 5 जो है आपके पास स्पिनर्स मौजूद है, फिर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो अभी तक मशकूक ही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं सर, वो अगर मशकूक है तो फिर बुमराह को भी आपको मशकूक कहना होगा। देखें, ये बुमराह क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस कई मैचेस खेल चुका है और उन्होंने इंग्लैंड में भी जाकर ऑस्ट्रेलिया गौरव अंपायर के सामने भी खेला। उस्मान तारिक का भी ये मसला है कि पाकिस्तान के अंदर से वाज़ेह उठ रही है कि जिनका बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा मौजू नहीं है, या मशकूक है, या उनका बॉलिंग एक्शन उस तरह नहीं है कि आईसीसी उस पर बैन भी कर सकता है। तो जब ये बात होगी थोड़ा सा आगे जाके, जब ये इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे या कोई गौरव अंपायरिंग होगा जब मैच रेफरी, तो तब देखेगा कि वो इसको क्लियर करते हैं कि नहीं करते। अभी तक तो कहीं भी किसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में खेली, फिर अभी ILT जो था वो दुबई में हो रही थी, वहाँ पे भी जितने भी अंपायर थे वो गोरे अंपायर नहीं थे। तो उस्मान के लिए अभी तक तो ये मैं पहली बात तो उनकी टीम में जगह ही नहीं, क्योंकि 6 स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा, अगर वो टीम में आ भी जाते हैं तो उनका बॉलिंग एक्शन हर वक्त खतरे में रहेगा और किसी वक्त भी रिपोर्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सही। अच्छा मुश्तबा, ये मुझे बताइएगा, समीर मिन्हास के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। उनकी कारकर्दगी भी काफ़ी अच्छी रही है, बहुत बात की गई। आपको लगता है वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं? वर्ल्ड कप में हिस्सा मेरे ख्याल से तो अभी आपके पास साइम है, साहबजादा फरहान है, फ़खर जमान है, बाबर आजम है। बैटिंग लाइनअप आपकी बहुत तगड़ी है ऑलरेडी। तगड़ी इस लिहाज से कि इसके हम काफ़ी अरसे से इसी टीम के साथ जा रहे हैं। और समीर मिन्हास का भी जो कैरियर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, और ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है हमारी कि वो टीम का हिस्सा हो, लेकिन क्योंकि थिंक टैंक जो है हमारा वो इस बात पे ही मुनसर है कि वो यही कह रहा है कि हम क्योंकि एक अरसे से इस टीम के साथ चल रहे हैं और जो लड़के ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। पाकिस्तान टीम ने जो एक हमने देखा जुलाई सितंबर अगस्त से जो टीम जिस टीम चल रही, तब से ही बातें चल रही थी कि यही लड़के जो है आगे जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अब किसी भी प्लेयर को वहाँ पे जाके चेंज करना, एक तो उस प्लेयर के साथ ज्यादती होगी, और दूसरा मैनेजमेंट भी इस हक में नहीं होगा कि एक नए लड़के को टीम में इंडक्ट किया जाए उस वक्त पे जब उसका भी कैरियर बिल्कुल स्टार्ट है, और श्रीलंका जैसे मुश्किल पिचेस है वहाँ पे जाके उस पे एक्सपेक्टेशन जो होगी वो हाई हो जाएगा। और आपके पास बतौर ओपनर जो है वो साइम अयूब मौजूद है, बतौर रद्दा है, बतौर ओपनर फ़खर जमान, बाबर आजम मौजूद है। तो उस मौके पर समीर को लेके जाना और फिर T20 में वर्ल्ड कप में लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल फैसला ठीक हो गया। मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता तमाम तर क्रिकेट की डिस्कशन के हवाले से हमारी उनके साथ गपशप हो रही थी। ILT हो, फिर पाकिस्तान हो, या फिर पाकिस्तान श्रीलंका के मैच हो, जो कि आज 6:30 बजे खेला जाएगा। सो आपने मैच लाजमी देखना है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और एजाज़ का लम्हा। किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और MMA में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी फाइटर बुशरा अख्तर खट्टाना ने एक बार फिर आलमी सतह पर सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया है। हाल ही में अगर बात की जाए 2025 में, तो श्रीलंका में मुनक़िद होने वाली KFL कर्मा फाइट लीग्स में बुशरा अख्तर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। फिर ईरान, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत कई बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों में गोल्ड, सिल्वर और बेल्ट टाइटल्स जीतने वाली बुशरा अख्तर आज पाकिस्तानी ख़वातीन फाइटर्स के लिए एक मजबूत मिसाल भी बन चुकी हैं। वो ना सिर्फ किक बॉक्सिंग बल्कि बॉक्सिंग और MMA में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि मुतअद्दिद बार नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। और आज वो अपने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कोच मुदस्सिर बशीर के हमरा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल, ऐसे हमें ज्वाइन किया बुशरा अख्तर ने। थैंक यू सो मच बुशरा। उसके साथ साथ मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया। बुशरा, इतना ज़बरदस्त इंट्रो आपका माशाल्लाह से गज़ल ने करवाया। इतने ज़्यादा टाइटल्स जीते पाकिस्तान के लिए, कौमी सतह पे भी, इंटरनेशनली भी आप गई हैं, और हाल ही में आपने श्रीलंका से
कर्मा जो टाइटल है कर्मा फाइट्स का, फाइट लीग्स वो भी में। अपने नाम किया है। सो इस सारे लम्हात को किस तरह से आपने देखा, स्पेशली जो लास्ट टाइटल आपने जीता है, सो पाकिस्तान का परचम आपके पास होता है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल क्रिएट हो जाता है, उसके हवाले से पहले बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम बुशरा अख्तर है और मैं बेसिकली मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ। करंट जो है वो रावलपिंडी में हूँ। तो जो मेरी स्पोर्ट्स की जो जर्नी है वो स्टार्टिंग जब मैं 7th क्लास में थी, इंडोर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी स्पोर्ट्स की, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, ये मतलब इंडोर जो भी करती हैं। जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, क्रिकेट तो क्या बॉलिंग करती हैं, बैटिंग करती हैं? मैं बॉलिंग करती हूँ, फास्ट बॉलर। बॉलर है क्या? ऑलराउंडर अच्छा, ऑलराउंडर ऑलराउंडर है। रेलू तो- कटे हैं, खान साहब कहते थे रेलू कट्टा ऑलराउंडर। तो उसके साथ साथ फिर जो है वो जो मार्शल आर्ट्स की जो मेरी जर्नी है, मैट्रिक के बाद मैंने सर को ज्वाइन किया था। बेसिकली मैं सर के पास जिम्नास्टिक के लिए आई थी, तो मैंने सर से कहा था कि मैंने जस्ट जिम्नास्टिक करनी है। तो जब सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी कि बुशरा एक अच्छी किक बॉक्सर फाइटर जो है वो बन सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ की ट्रेनिंग में सर ने मुझे इतना ट्रेन किया, इतनी ट्रेनिंग दी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था जो ईरान तेहरान में हुआ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लिया। इसके पीछे जितनी भी स्ट्रगल है जो भी है वो मेरे कोच सर मुदस्सिर की है, और स्पेशली जो पेरेंट्स की सपोर्ट और वो मेहनत, ये चीज़ें ना होती तो आज ऑब्वियसली मैं इस स्टेज पे ना होती। चले मुबशिर साहब से तो- भी पूछते हैं। जी, जी। अच्छा मुबशिर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से फातिमा भी बता रही हैं कि बुशरा बता रही हैं कि आपने उनको जिस तरह से ट्रेन किया या आप क्लासेस देते हैं, कौन सी ऐसी खूबी आपने फातिमा में देखी जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है बुशरा। दूसरे बुशरा? मैं फातिमा बार बार बोल मुझे रही लग रहा है हूँ, इससे पहले फातिमा के साथ आप लोग नहीं इसके बाद शायद फातिमा है। कोई नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कौन सी ऐसी खूबी है बुशरा में जो इसको बाकी खिलाड़ियों से डिफरेंट बनाती हैं? देखिए मैम, जैसे इन्होंने पहले बताया, हमारे पास जब प्लेयर जाते हैं तो हम उनको जज करते हैं विद इन 1 वीक में। अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि सर आप बच्चे को खुद जज कर ले कि वो क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम ऑलराउंडर्स, जैसे हमने पहले बात की कि हम प्लेयर को ऑलराउंडर बनाते हैं, चाहे वो किक बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, MMA से रिलेटेड हो, जिम्नास्टिक से रिलेटेड हो। उसका वजह यही है, अब जैसे कि श्रीलंका में दोबारा इवेंट आ रहा है KFL सीरीज़ का किक बॉक्सिंग का, तो अब हम ये नहीं कहते जैसे कराटे होता है ना, जस्ट कराटे या ताइक्वांडो, तो अगर उनको आप कहते हैं कि आप MMA में आ जाए या बॉक्सिंग में आ जाए, तो वो कह रहे कि नहीं जस्ट फॉर बॉक्सिंग या जस्ट फॉर ताइक्वांडो, वो सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा। अब हमारे जो प्लेयर्स होते हैं इसको हम ऑलराउंडर इसी वजह से कहते हैं कि कंफू मार्शल आर्ट्स का स्टाइल है, इसके अंदर से ये सारा कुछ निकला हुआ है। अच्छा। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सारी गेम्स निकली हुई है। तो फिर जो प्लेयर आते हैं, अब कई सारे प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ बॉक्सिंग करना है। पर जब उसका मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, चीज़ों को मैं जज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं 1 वीक के अंदर उनको कह देता हूँ कि नहीं बेटा, आप एक अच्छा किक बॉक्सर बन सकते हो, एक अच्छा MMA के ग्रैपलर बन सकते हो, पावर उनके अंदर होते हैं, स्प्रिंट उनके अंदर होते हैं, तो फिर उन चीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अब जैसे ये है जिम्नास्टिक के लिए आई थी, जब मैंने देखा इनके अंदर एबिलिटी है, तो 1 वीक के बाद इनके सिस्टर को मैंने बताया, मैंने कहा आप इनको अगर किक बॉक्सिंग की तरफ लेकर आते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वाहिद फीमेल है 52 वेट के स्ट्रॉ वेट कैटेगरी में, इसके साथ कोई फाइट नहीं करती, अगर करती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से बाहर किसी प्लेयर को जाने नहीं देते, चाहे वो MMA है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, सब में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, हमारे यहाँ ना अक्सर मुझे ये गिला होता है कि हमारी जिस तरह से किक बॉक्सिंग है या MMA के खेल हैं, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं, और जब हम किसी भी चैंपियन को बुलाते हैं, बात करते हैं, तो जिस तरह गज़ल और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किक बॉक्सिंग एंड MMA, सो ये आम आदमी को भी उस तरह से पता नहीं होता। सारे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे कि बुशरा ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मैं समझता हूँ कि आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, और ये इन तमाम तर खेलों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखिए सर, अगर पब्लिक की बात की जाए या ऑडियंस की बात की जाए, तो वो बॉक्सिंग को भी कराटे ही कहते हैं, हाँ। वो किक बॉक्सिंग को भी कराटे कहते हैं, वुशु को भी कराटे कहते हैं, MMA को भी, बट ठीक है अगला बच्चा जो है वो कराटे खेल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कराटे डिफरेंट स्टाइल है, बॉक्सिंग अलग है, सब चीज़ें कैटेगरीज भी अलग है, इनके फिर रूल्स अलग होते हैं। अब किक बॉक्सिंग है तो किक बॉक्सिंग में आप पंच किक दोनों हिट कर सकते हैं, पर उसमें आप ग्रैप नहीं कर सकते, आप उसमें गिरा नहीं सकते। हाँ, ग्रैप डिफेंस के लिए अगर वो आपके ऊपर रश कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करेंगे तो रेफरी 3 सेकंड के बाद आपको ब्रेक के लिए कह देंगे या स्टॉप के लिए कह देंगे, उसके बाद दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरीके से बॉक्सिंग है तो उसमें सिर्फ आप पंचेज यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें किक हिट नहीं कर सकते। किक अगर आपका वैसे भी बॉडी तक ऊपर गई तो रेफरी ने आपको फाउल दे देना है।
वरन कर देते हैं, 3 दफ़ा वरन करेंगे उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। फिर MMA है, आप MMA इन तीनों से MMA बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें स्ट्राइक भी ज़रूरी है, मतलब खड़े होके स्टांस से मतलब कि खेलना, और उसमें ग्राउंड गेम भी ज़रूरी है। ग्राउंड का अलग पॉइंट्स मिलते हैं, स्ट्राइक का अलग पॉइंट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये चीज़ें मतलब कि समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा बुशरा, आप तो ऑलराउंडर हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कैसे होती है? फोकस किया कि आपने बुशरा मैंने कहा आप ज़रा सही ले लें बुशरा। ओके, प्रैक्टिस जैसे कभी सर ने बताया कि आपने कहा कि इसमें डिफरेंस क्या है, किक बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग क्या है, MMA क्या है। तो MMA एक फ्री स्टाइल है, तो हाँ, उसमें सब कुछ चलता है। यस बिल्कुल, उसमें स्ट्राइक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में आप लिमिटेड है, यू हैव टू लिमिटाइज योरसेल्फ जस्ट फॉर द किक्स। बॉक्सिंग में ये है कि जस्ट पंचेस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आप उसमें किक हिट करते हो तो वो फाउल में काउंट हो जाता है। तो इसी तरह से किक बॉक्सिंग भी है। तो अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप इसको कैसे मतलब लेके चलते हैं, आप इसको किक बॉक्सिंग ले लें या MMA या फिर बॉक्सिंग, तो उसमें हमारा प्रॉपर्ली एक कैंप होता है। जब लेट्स सपोज हमारे बॉक्सिंग का कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें टोटली जो फोकस हमारा सर देते हैं वो फिर बॉक्सिंग पे होता है। उसमें हमारा फिर फुटवर्क और बॉक्सिंग जो भी हमारा टाइम लिमिट होती है 3-3 मिनट हमें मतलब बैग मारने होते हैं कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से अगर लेट्स सपोज अभी जैसे मेरा अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है श्रीलंका में, तो ये किक बॉक्सिंग का है, तो अब टोटली जो मेरा फोकस है वो किक बॉक्सिंग पे। तो उसको मैंने फिर इस चीज़ को अपना सर जो है वो माइंडसेट बना लेते हैं कि आपने जो है जस्ट पंच और किक्स इसमें आपने यूज़ करने हैं, बाकी ग्राउंड गेम में थ्रो इसमें नहीं करनी है, आपने ग्रिप लेट्स एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है। बॉक्सिंग में अक्सर मेरी पंच के साथ किक उठ जाती थी, तो सर ने मुझे बताया कि नहीं मैं बुशरा इसी तरफ आ रहा था कि क्योंकि आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि आप बॉक्सिंग भी करती हैं, MMA भी करती हैं, इसके अलावा किक बॉक्सिंग भी करती हैं आप। सो कहीं ना कहीं जब आपको कोई पंच लगता है एक्स्ट्रा तो आपको याद होता है कि मेरे पास तो ये किक वाला भी ऑप्शन है। तो कहीं आपको तंग नहीं करता, या फिर 1-2 महीने की प्रैक्टिस से आप बिल्कुल उसी तरफ डल जाती हैं? मतलब आपने जब किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको पता होगा कंट्रोल कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था, कंफ्यूज हो जाती थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था मेरे लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको एक मतलब माइंड बना लिया कि नहीं जैसे बॉक्सिंग है या किक बॉक्सिंग है MMA, तो उसमें फिर कुछ डिफरेंट करना है, तो फिर जो टोटली मेरा फोकस होता था फिर मैं जस्ट बॉक्सिंग करती थी। अब रिसेंटली मेरी अफगानिस्तान के साथ MMA की फ़ाइट हुई थी, सॉरी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट हुई थी, मेरी इंटरनेशनल फ़ाइट हुई थी। तो उसमें जब मैंने उसको पंच मारा, वो पंच के साथ जब गिरी तो मैं उसके ऊपर चली गई। मैंने कहा मतलब मेरे माइंड में ये था, MMA में ये होता है ना कि जब आप वो गिर जाते हैं आप उसके ऊपर हिटिंग करते हो या किक्स करते हो कुछ पीस है, तो मैं उस MMA में फिर मेरे माइंड मैंने फिर मुझे सर ने एकदम आवाज़ दी कि नो हिटिंग नहीं करनी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज़ को जो है मैंने मतलब होल्ड करना शुरू कर दिया कि नहीं जो MMA है उसको अलग जो ट्रेनिंग है उस पर करना है, बॉक्सिंग को अलग से करना है और फिर किक बॉक्सिंग को एक साथ। सही, तो इसके लिए तो आप खास डाइट का ख्याल भी रखते हैं? यस बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ फिर हमारी डाइट प्लान भी होता है और ट्रेनिंग भी हमारी मतलब टोटली मतलब फोकस इस पे होता है। ठीक हो गया। और मुदस्सा मुझे ये बताइएगा कि फ्रॉम वेयर यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस? अगर फाइनेंस की बात की जाए, अभी मैं इनसे ये जिक्र कर रहा था, इससे पहले भी जब श्रीलंका के या कोई भी हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या नेशनल इवेंट्स हम खेलते हैं तो सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर अगर यहाँ देखा जाए, अभी मैं बाहर बैठा हुआ था तो मैं यही देख रहा था कि हम क्रिकेट को ही तरजीह देते हैं। यहाँ पर जितने भी जो भी इसके स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं तो क्रिकेट की तरफ ही जाते हैं। आपने बात की है तो जो रियल स्पोर्ट्समैन है, रियल हीरोज़ जो है पाकिस्तान के, वो मुझे जहाँ तक लग रहे हैं वो यही लोग हैं। क्योंकि अब देखें शाहज़ेब रिंग को, आप देखें अब वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही खेल रहे हैं कि वो बड़े बड़े कंट्रीज़ को मार रहे हैं। तो मैं अक्सर अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा स्पॉन्सर मिलेंगे तो हम श्रीलंका को पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब इनकी फ़ाइट आगे आ रही है नेपाल के साथ, बहुत अच्छी प्लेयर है वो भी। अब उस सूरत में हम जा सकेंगे कि हमारे पास स्पॉन्सर हो, नहीं तो फिर हमने अपने ही करना होगा। जैसे अभी इससे पहले हमने इवेंट किए उस पर भी हमने अपने ही पैसे लगे, मैंने खुद ही मैनेज करके फाइट्स हुई हैं वो आपके अपने ऑन पे गए? मैं खुद ही मैनेज करके तो हम लेकर जाते हैं। नथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, नथिंग फ्रॉम फेडरेशन? ठीक हो गया जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट भी कुछ करेगी और फेडरेशन भी कुछ करेगी। बुशरा आपका बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ख़वातीन वज़ात और मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको अप्रिशिएट भी करें, इनके लिए भी उसी तरह से आवाज़ बुलंद करें जिस तरह से हम क्रिकेट के लिए बुलंद करते हैं। या फिर अरशद नदीम का किस्सा हम सबके सामने, किस्सा से हमने उनको आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन उन्होंने इतना बड़ी कारकर्दगी दे दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट खुद इंटरवीन कर गए। सो इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ये कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के सितारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये कहानी है हुनर, मेहनत और तख्लीकी सोच की। सिर्फ 16 साल
फातिमा सज्जाद जो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग की तालिबा हैं, कम उम्री में ही अरबी खत्ताती के फ़न में अपनी एक मुनफरिद पहचान बना चुकी हैं। अरबी हरूफ की खूबसूरती और नज़ाकत ने उन्हें चंद साल कबल इस फ़न की तरफ मुतवज्जो किया और आज वो छोटे आर्ट पीसेस से लेकर बड़े वॉल पेंटिंग्स तक कई खूबसूरत तख्लीकात मुकम्मल कर चुकी हैं। फातिमा ने अपनी खत्ताती पर मबनी स्कूल प्रोजेक्ट भी कामयाबी से मुकम्मल किया। मॉडल मेकिंग, स्केचिंग और पेंटिंग में मुतादिद असनाद हासिल की। वो हर साल निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें भरपूर हिस्सा लेती हैं। खत्ताती के अलावा खाना बनाना, ड्राइंग और बहुत सारे ऐसे पसंदीदा इनकी हॉबीज़ हैं जो इनकी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद निखारते हैं। और आज के ज़माने में गज़ल अगर इतनी ज़्यादा आपके पास हॉबीज़ हो ना, ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आज के ज़माने में बंदा गुजारा तभी कर सकता है जब आप ऑलराउंडर हो। ढेर सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वरना बंदा कहता है कि जो चीज़ आपके पास है रिलेटेड कोई जॉब्स नहीं मिल रही या कोई हुनर नहीं आता। और फातिमा आज हमें इस स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम। आप यहाँ आई, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सही। अच्छा फातिमा, मुझे बताएं कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई, ये भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। हसनैन आपको दिखाना भूल गए थे, हसनैन आप दिखाएं। ये तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने सुबह की सोच की थीम में बनाई है। आप हमारे बैक साइड पे देखिए, हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी यही है। कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे आसमान भी आपको नजर आ रहा है, नदी भी नजर आ रही है। हमारे यहाँ नदी की थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज ग्रीनरी भी उसी तरह की है, हाउस भी वैसे ही आ रहे हैं और बटरफ्लाई, परिंदे भी छोटे छोटे हैं। और ये इतनी सफाई से बनी हुई है। आई डोंट नो कि आपको कैमरे में उस तरह से नजर आ रही है या फिर नहीं, लेकिन इसको अभी हम देख रहे हैं ना, तो इसको मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी देख रही थी। हाँ, और मैं ये देख रही थी कि इतनी नीट कैसे है और इतनी खूबसूरत किस तरह से ये बनाई गई है। अक्सर होता है ना कि कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है या लाइन या फिर थोड़ी सी नीटनेस नहीं होती, लेकिन इसमें वाकई बहुत ज़्यादा नीटनेस है। बहुत खूबसूरती से ये फातिमा ने क्रिएट की है और हमें लग रहा है कि ये सबकी सोच के लिए इन्होंने क्रिएट किया। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। मैंने पहली दफा बनाई है। अच्छा, सीनरी पेंटिंग मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। सही। अच्छा, अब फातिमा से ही पूछ लेते हैं। फातिमा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको, कब कैसे आपने अरबी खताती शुरू की? 16 साल तो इनकी उम्र है, तो मैं भी ये पूछूं, बहुत छोटी तो नहीं है, आपने 3 साल पहले शुरू की है। अच्छा, 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, कह सकते हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो काम है जिसको गजल ना बार बार इस तरह करके देख लीजिए, आपके सामने वाली बात है। ये पेंटिंग है, वो पेंटिंग है, इस काम में ना हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो 13 साल की उम्र में आपका उस्ताद कौन था, आपने ये कहाँ से शौक पाला, या फिर आपको लगा कि ये खताती में कर सकती हूँ और उसके बाद आपने इसके ऊपर रिसर्च की? क्योंकि जेंजीज कुछ भी कर सकते हैं और आप उस जनरेशन से हैं कि जो यूट्यूब पे देख भी सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वे कह सकते हैं ये इसका शौक मुझे बहुत शुरू से था। ये अरबी जो लैंग्वेज है, इससे मैं शुरू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। मुझे इसके लेटर्स बहुत पसंद थे। मैं मतलब छोटी होती थी तो मसाजिद के ऊपर आपने देखे हैं वो जो लिखे होते थे मोटे मोटे से, तो मैं देखती थी कि ये किस तरह लिखे जाते हैं। तो ये अरबी के अल्फाज मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने बस एक बार बैठी हुई थी, मैंने ट्राई किया, तो मैंने कहा ये तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अरबी का स्क्रिप्ट जैसा है ना, उर्दू। जी। तो फिर मैंने लिखा और ये मैंने कर लिया। उस्ताद के बगैर मैंने किया। अच्छा, मतलब ये गॉड गिफ्टेड ही है, आपके पास ये एक स्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी हम लोग हसनैन बता भी रहे थे कि आपने छोटे आर्ट पीसेस से लेके बड़ी वॉल पेंटिंग्स पर भी काम किया। ऑर्डर्स भी मिले मुझे। अच्छा, ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं? हाँ, मैंने बड़ी बड़ी बनाई है। बड़ी बनाई है अभी तक आपने? तो कहीं नुमाइश के लिए भी रखी गई है या फिर कहीं? मैंने वो बेसिकली वो खरीद ली गई थी, सेल हो गई थी वो। अच्छा। और नॉर्मली आपके ये जो पीस है जो आपके पास रखे हुए हैं, इस पीस की क्या प्राइस होती है अगर कोई बनवाना चाहिए? फिर वो तो काम पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये रेंज करती है 2000 से लेकर 3000 तक, छोटे और फिर बड़े की तो डिफरेंट प्राइस होती है। सही। और ये भी मुझे लगता है गजल की, ये भी हमसे इनसे सवाल करना चाहिए कि मस्जिद में भी ना इस तरह की खताती होती है। तो आपको भी कहीं ख्याल मस्जिद से गुजरते हुए या किसी की खताती अरबी में देख के आया कि ये खताती आपको भी करनी चाहिए? मसाजिद से ख्याल आया। उसके जो बाहर जो लिखा होता था अरबी में, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था और अभी भी करता है। अरबी जुबान मुझे बहुत पसंद है और मैं सीखना भी चाहती हूँ इसे। अच्छा, बोलना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपका स्कूल का प्रोजेक्ट था उसमें आपने किस तरह से क्या क्या पेंटिंग्स बनाई? स्कूल के मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अगर कोई भी आर्ट का होता था तो मतलब सिर्फ ये वाला आर्ट नहीं, मतलब मैंने बाकी आर्ट भी, स्केचिंग भी की हुई है, मॉडल मेकिंग भी की हुई है। वो असल में मेरा फ्रेंड ग्रुप ऐसा था ना, तो वो भी आर्ट में और हम भी, तो फिर हम सब मिल के आर्ट में करते थे। स्पेस के लिए जो मॉडल्स होते थे वो भी बनाए हुए हैं, और डिफरेंट मॉडल्स वो जो होता है ना, इन्वायरमेंट डे हमारा था, तो उस पर जो वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोगों ने वॉल्स बनाए थे और उस पर मुझे फिर फर्स्ट मेरी पोजीशन आई थी कॉलेज में।
दैट्स वेरी ग्रेट फातिमा। और मुझे ये बताइएगा कि अभी आप बहुत छोटी हैं, अभी आपने आगे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद और भी डिग्रीज आपने करनी होंगी इस रिलेटेड भी। सो आपने, क्योंकि अब इसमें आपको इनकम भी आना स्टार्ट हो चुकी है, लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, सो आप इसी को ही अपना ज़रिए मौज बनाना चाहेंगी और इसी में एक्सेल करके, इसी की डिग्री हासिल करके पूरी दुनिया में जाना, वहाँ की स्टडीज़ करना और एक नाम बनाना, ये आपका एक मोटिव बन चुका है? फिलहाल मैंने इस पे सोचा नहीं, क्योंकि मेरी सोच इंजीनियरिंग वाली साइड पे ओके। है। अच्छा। मतलब आप अपने ये एक आपकी साइड स्किल भी ये है, मेरी हॉबी है। इसको आप अपनी साइड स्किल रखना चाहती हाँ, हैं साइड। और ग्रो आप इंजीनियरिंग में होना इंजीनियरिंग चाहती में हैं। करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब आपको भी पता है कि हम सब डिजिटल दौर में रह रहे हैं और कितना ज़्यादा डिजिटल का रुझान हो गया। एआई आप देखें, नई नई चीज़ें एआई से हम बनते हुए देख रहे हैं, तो इसमें आपको कोई चैलेंजिंग का सामना लगा कि भाई डिजिटल दौर में हम रहते हैं, इसमें ये ट्रेडिशनल वर्क है, तो कोई मुश्किलात हुई आपको? नहीं, कोई खास मुश्किल। लोग इसको पसंद करते हैं काम को? हाँ, पसंद करते हैं, क्योंकि अभी मैं मतलब मैंने अभी बगैर किसी ट्यूटर के इसको मैंने सीखा है, तो मेरे हाथ में थोड़ी सफाई है, तो फिर इसे मैं और आगे लेकर मुझे चलना ये भी चाहिए। बताइएगा कि अब क्योंकि आप 3 साल हो गए आपको इस फील्ड में, कैलीग्राफी में, और स्पेशली जो मैं आपका काम देख रहा हूँ इसमें बड़ी प्योरिटी नज़र आती है, तो आपको भी ये पता चल गया कि मार्केट में कितने ज़्यादा आपके कंपेटिटर्स हैं, कौन इस तरह का काम कर रहा है, उनका क्या रेट है, आप कहाँ पे प्रिवेल कर रही है, ये नॉलेज, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए ना थोड़ा सा आगे जाके गेन होता है 6 महीने साल बाद, तो आपको अब मार्केट नॉलेज हो चुका है? हाँ, मेरा काफ़ी है। मैंने डिफरेंट देखे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, उन पे मैंने लोगों के देखे हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी और इतनी अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं अभी सेकंड ईयर के बाद मैं देखूंगी कुछ इसमें और बेहतरी लाऊं, बेहतरी लाई जा सकती है। देखूं उनके मुकाबले में। सही। अच्छा फातिमा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे मैंने पहले डिजिटल की बात की थी, डिजिटल दौर की, तो अब सोशल मीडिया भी काफ़ी इन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, लोग वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आप भी अपने अकाउंट्स वगैरह पे इस तरह की पिक्चर्स वगैरह लगाती हैं, बनाती हैं, अपना वर्क वहाँ पर भी कर रही हैं बिल्कुल प्रमोट? नहीं, मैंने कोई प्रोफेशनली नहीं किया, लेकिन मेरा अपना जो अकाउंट है उस पर मैं डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ उस पर। ठीक हो गया। और हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये अपना सारा कंटेंट डालती रहिए ताकि आपको वहाँ से भी पजे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन हज़रात, फातिमा की खताती देख के, फातिमा की बातें सुन के भी दिल खुश हो रहा था। आप महसूस जरूर हुए होंगे। जब ये आई थी तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन ये हमारा टैलेंट है कि हमने इनकी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।